बिफोर दैट इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो एयर एक्सर्ट प्रेशर, आपने ये भी देखा तमाम सारी एक्टिविटीज के थ्रू कि जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, दाब डालती हैं, है ना, हवाएं दाब डालती यस हैं। सर। और इसको जानने के लिए, इसको परखने के लिए आपने तमाम सारे एक्टिविटीज किए। फर्स्ट वन इज कैन विथ यस हॉट सर। वाटर बीइंग कोल्ड। जब आपने एक ऐसे कैन को लिया था जिसमें उबलता हुआ पानी रखा गया था और उसको जब उस पर फ्रेश वाटर पोर किया जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट या डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी विरूपित हो जाता है। इसका मेन रीजन होता है, क्यों, मैंने बताया था, आपने भी जाना था इसमें, कि जो इसके अंदर का एयर होता है, यानी जो वाटर वेपर फॉर्म में थे, ठीक है, यस एयर, सर। वो आफ्टर कूलिंग क्या होते हैं, कंडेंस होकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिससे अमाउंट ऑफ एयर, मतलब जो इनके अंदर का पोर्शन होता है वहां पे, यानी टिन कैन के अंदर अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उसका एयर प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है और बाहर का एयर प्रेशर उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है, जिससे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, मीन्स बाहर से अंदर की तरफ दब जाता है। ठीक है, तो ये शो करता है, यस सर। ये इस एक्टिविटी के थ्रू हम कह सकते हैं एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, यस सर। देखिए नेक्स्ट वन इज हाई स्पीड winds are accompanied by reduced air pressure। आपने ये भी देखा, तेज जो चलने वाली हवाएं होती हैं उससे वायु दाब कम होता है। अगर हवाएं तेज चल रही हैं, हवा की गति ज्यादा है, तो वायु दाब उससे कम होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को, सॉरी, इसको जानने के लिए आपने इस एक्टिविटी को किया था जिसमें एक आपने एक बॉटल लिया, उसका माउथ ओपन होता है, उसके ओपन माउथ पे क्या करते हैं, एक रबर बॉल, सॉरी पेपर बॉल पुट करते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, ब्लो करते हैं विथ योर माउथ, यानी अपने मुंह से इसमें फूंक मारते हैं इसके मुख पे, बॉटल के मुख पे, जिसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो पेपर बॉल होता है ये पास आउट हो जाता है टू द बॉटल, यानी बाहर आ जाता है ना, बॉटल से क्या होता है, बाहर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ब्लो करते हैं इसमें, इसके माउथ पे, तो यहाँ का जो एयर होता है इसके कांटेक्ट के, इसके माउथ के कांटेक्ट का जो एयर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। हवा की यहाँ की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि जो अंदर की और बॉटल के अंदर की हवाएं होती हैं उनकी गति अपेक्षाकृत कम रहती है उसकी अपेक्षा, है ना। तो इसकी हवा की गति ज्यादा हो जाती है तो इसका एयर प्रेशर कम हो जाता है। आपने अभी इन्होंने बताया, एयर हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसका एयर प्रेशर कम हो जाता है। इस चीज को जानने के लिए इन्होंने इस एक्टिविटी को किया था, जिसमें इन्होंने कहा कि जब आप ब्लो करते हैं इसमें, यानी फूंक मारते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होती है वो उसकी स्पीड जो होती है इंक्रीज कर जाती है, मोशन में आ जाते हैं, यहाँ के एयर पार्टिकल्स मोशन में आ जाते हैं, जबकि इनर एयर पार्टिकल्स जो होते हैं अंदर के, वो सेम एज रिमेन्स रहते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है, यहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है और अंदर का एयर प्रेशर बढ़ जाता है अपेक्षाकृत। ठीक है, तो अंदर का एयर प्रेशर यानी अंदर से दबाव ज्यादा पड़ जाता है बाहर की तरफ, जबकि ये इसके माउथ से अंदर की तरफ प्रेशर कम हो रहता है। ठीक है, तो ये पेपर बॉल बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर अंदर से प्रेशर ज्यादा लग गया, अंदर से इसको धकेला ज्यादा जा रहा है बाहर की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए बाहर आ जाता है। इसका मतलब यस सर। यहाँ से भी हमने देखा, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, यानी हवाएं अगर तेज गति से चल रही हैं तो वहां पे एयर प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, जितनी हवाओं की स्पीड यस यानी सर। हवाओं की गति होगी, जितनी अधिक होगी, वहां पे उतना ही एयर प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। सेम एज यहाँ पे इन्होंने टेक टू बालून्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के, यानी लगभग दो बराबर एक जैसे साइज के इन्होंने दो बलून्स लिए, इनको एक स्टिक में हैंग करते हैं कुछ डिस्टेंस पे, 10 to 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और इनके बीच का जो स्पेस होता है इसमें कुछ वाटर फील्ड किया गया है, सम ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, ताकि ये होल्ड करता रहे, हैंग करने पे होल्ड के फ्लोट ना करे। ठीक है, जनरली फ्लोट ना करे। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं फिर, सॉरी, इसको करने के बाद क्या करते हैं, जो इसके बीच का
एयर गैप होता है, उस गैप में हम ब्लो करते हैं, सेम है जैसे हमने बॉटल में ब्लो किया था। ब्लो करने के बाद हम देखते हैं विद द माउथ, है ना, मुंह से फूंक मारते हैं तो हम देखते क्या है, तो ये बलून्स थे ये दूर दूर ना जाकर और पास पास आते हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए था, हमने बीच में फूंक मारा है तो ये जो गुब्बारे हैं इन्हें दूर दूर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर क्या होता है, ये पास पास आते हैं। इसका मेन रीजन है कि यहाँ का एयर, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच एयर पार्टिकल्स होता है, ऑन ब्लोइंग यानी फूंक मारने पर क्या होता है, इनकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो इनका एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है इन पार्टिकल्स का वो रिड्यूस हो जाता है, अपेक्षाकृत इनके जो साइड के एयर पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा दबाव डाल देते हैं, जिससे क्या होते हैं, ये बालून्स आपके पास पास आ जाते हैं, है ना, ये गुब्बारे जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो एयर प्रेशर था अपेक्षाकृत कम हो गया साइड वाले एयर प्रेशर से, ठीक है। तो इससे आप इस कंक्लूजन पे कह सकते हैं हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, मीन्स जब हवाओं की गति बढ़ती है तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स और एक्टिविटी आपने किए थे जिसमें आपने एक पेपर स्ट्रिप लिया था, थर्ड एक्टिविटी की बात की गई थी इसमें, ठीक है। एक पेपर स्ट्रिप लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सीधा अपने मुंह पे रख के, ठीक है, ब्लो करते हैं उसके ऊपर से, ठीक है, तो हम देखते हैं वो पेपर स्ट्रिप उसके ऊपर से ब्लो करने पे तो नीचे जाना चाहिए था ना पेपर स्ट्रिप, यानी जो पेपर का आपने कागज का टुकड़ा लिया है वो अगर उसके ऊपर से फूंक मारा जाए तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर ही उठेगा। इसका भी मेन यही रीजन होता है कि जब आप ब्लो करते हैं ऊपर से, तो ऊपर ब्लो करने पर जो उसके आउटर सरफेस का एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ती तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और जबकि लोअर पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के, उनका एयर प्रेशर मेंटेन रहता है, सेम एज रिमेन्स रहता है, तो यानी अपेक्षाकृत वो ज्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है, नीचे से प्रेशर ज्यादा लग जाता है, ऊपर कम हो रहता है, तो वो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना। यस सर। सेम एज हमने बताया था, जब भी आप ऐसे ही जब कभी स्टॉर्म आता है, तूफान आता, आंधी आती है, तो हमारे घरों के जो कमजोर टीन होते हैं या छप्पर होती है उड़ जाती है। इसके भी पीछे यही मेन रीजन होता है कि हवा चलती है तो क्या होती है, जब तेज हवाएं चलती हैं तो उसके ऊपर का एयर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तेज हवाएं चलती हैं तो जब हम टीन की बात कर लें या छप्पर की बात कर लें, जो भी हमारे घरों में रखे जाते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं, अपेक्षाकृत कमजोर हो, तो एयर प्रेशर ऊपर से बहुत कम हो जाता है, जबकि नीचे से एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है उसकी अपेक्षा, तो वो क्या करता है, उसको ऊपर उठा देता है, उड़ा देता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इस पॉइंट नंबर 2 के थ्रू आपने जाना, फर्स्ट पॉइंट के थ्रू आपने जाना क्या, एयर एक्सर्ट प्रेशर। सबसे पहले बात आपने ये जाना कि हवाएं दबाव डालती है, दाब डालती है, ठीक है, एयर एक्सर्ट प्रेशर। सेकेंड पॉइंट इज हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी जब हवाओं की गति बढ़ती है तो उनका एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हवाएं क्या करती हैं, हीट होने पर एक्सपेंड करती हैं, यानी फैलती हैं, उनका जो अमाउंट होगा वो डिस्पर्स होता है। वो कैसे, इसके लिए इन्होंने एक्टिविटी किया था, क्या किया था, एक बॉइलिंग ट्यूब लिया था, बॉइलिंग ट्यूब मींस यहाँ पे दोनों तरफ से ओपन माउथ होगा इसका, ठीक है। इस बॉइलिंग ट्यूब पे एक बलून्स फिट कर देना आपको, जैसा स्ट्रेच कर दिया गया है इसमें। आप इस बार इसको एक हॉट वाटर में एक बार इसको इमर्स करते हैं, हॉट वाटर ट्यूब, सॉरी हॉट वाटर कंटेनर में, तो क्या देखते हैं, ये जो बलून्स होता है ये इन्फ्लेटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है, मीन्स फूल जाता है थोड़ा सा, इसमें एयर एक्सर्ट हो जाता है, सॉरी एयर इंटर करता है। लेकिन सेम
टेस्ट ट्यूब जब हम एक कोल्ड वाटर में पुट किया जाता है तो ये डिफ्लेटेड हो जाता है, यानी और पिचक जाता है गुब्बारा, जितना भी इन्फ्लेट था यानी थोड़ा भी फुला हुआ था वो भी पिचक जाता है ना। ऐसा इसके पीछे का रीजन इन्होंने बताया था। करें, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, सॉरी, ओके चलिए ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से हमने जिस पॉइंट को डिस्कस करना था वो आपका कैन बी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट गोज डाउन। द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। करेक्ट, टेक 2 पेपर बैग्स और empty पेपर बैग्स ऑफ द सेम साइज। इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या किया गया था, इन्होंने कहा था कि आप 2 सेम साइज के empty पेपर बैग्स ले लीजिए, ठीक है। एक में क्या करते हैं, एक के नीचे आप एक कैंडल फ्लेम पुट ऑन करके पुट कर दीजिए। यहाँ पे कैंडल फ्लेम रखते हैं, ठीक है, और इस कैंडल फ्लेम के बर्न करने के कारण क्या होता है, इसमें एयर का जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार हीटेड होते रहते हैं, और हीटेड होने से क्या करते हैं, वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड करते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ रेज करते हैं, ठीक है। और रेज करने के कारण ये लगातार इसकी जो टॉप मोस्ट सरफेस है इस पेपर बैग का, उस पर लगातार प्रेशर डालते रहते हैं, दबाव डालते रहते हैं, जिससे कारण क्या होता है, ये पेपर बैग ऊपर की तरफ उड़ जाता है, और ये पेपर बैग बैलेंस में थे थोड़ा दोनों, ये लगातार इस पे ऊपर की तरफ दबाव पड़ रहा है, इस कारण ये पेपर बैग नीचे आ जाता है, ठीक है। यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, पॉइंट नंबर 4 8.4 की बात कर रहे हैं। वाइंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। कह रहे हैं पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके बारे में जानते हैं किस तरह से पृथ्वी की असमान रूप से, यानी समान रूप से नहीं, कह हम जानते हैं अलग अलग स्थानों का अलग अलग तापमान होता है पृथ्वी पर, है ना। ऐसा नहीं कि एक जैसा टेम्परेचर हो हमारी पृथ्वी पर, है ना, हर जगह अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो इस कारण ये कह रहे हैं अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ wind currents are generated. The first point is these situations are point number 1, uneven heating between the equator and the poles. Correct, you might have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. जैसा कि आपने जियोग्राफी में पढ़ा था या पढ़ चुके हैं, ठीक है, that regions close to the equator get maximum heat from the sun. ऐसे क्षेत्र जो कि इक्वेटर के समीप होते हैं या इक्वेटर के नजदीक हैं, यानी भूमध्य रेखा के नजदीक है। आप जानते हो भूमध्य रेखा के समीप जो भी पर्टिकुलर रीजन्स हैं, वो चाहे जो भी क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी देश है, वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल्स होती है, ठीक है, डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पे सन की किरणें। Close to the equator get maximum heat from the sun. The air in these regions get warms. और ऐसे क्षेत्रों में जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और उस हीट के रिफ्लेक्शन से जो हवाएं होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। मतलब लगातार हीट सनरेज लगातार पृथ्वी पर आते रहते हैं, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में। तो यहाँ की भूमि जो गर्म हो जाती है, तो यहाँ से गर्म होने के कारण ये भी हीट को रिफ्लेक्ट करती है, कुछ किरणों को क्या करती है, पास आउट करती है, अपने से बाहर जाने देती है। तो उसकी वजह से भी जब वो हीट पास आउट होता है तो जो हवाएं होती हैं गर्म हो जाती हैं। द एयर इन दीज रीजन्स गेट्स वार्म, द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द from the regions in 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. यस बेटा, इन्होंने बताया था, आपने भी जाना था कि जो वार्म ईयर होती हैं जब मूव करती हैं तो उस रीजन्स को कवर करने के लिए जो कोल्ड ईयर होती है, कूलर ईयर होती है, एयर होती है, उस रीजन्स को कवर करने के लिए उसकी तरफ मूव करती है। जब वार्म एयर कहीं से पास आउट या रेज करती है, ठीक है, गर्म हवाएं उठती हैं,
तो उस क्षेत्र को कवर करने के लिए क्या करती है, ठंडी हवाएं चलती है वहां से दूसरी तरफ से, है ना। ऐसा ही देखिए इसमें बोला गया है, द वार्म एयर राइजेस एंड द कूलर एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degree latitude belt on the either side of the equator moves in, यानी इस इक्वेटर के 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड यानी इसके झुकाव पर, यानी जो भी क्षेत्र है वहां से ठंडी हवाएं, ठीक है, इसकी तरफ बढ़ती हैं, ठंडी हवाएं इस इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं। These winds blow from the north and the south towards the equator, और ये हवाएं होती हैं उत्तर और दक्षिण से चलती हैं। These winds blow from the north and the south towards the equator, जो करें ये हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली हवाएं कहां से चलती हैं, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से चलती हैं। At the poles the air is colder than that at latitudes above 60 degrees. At the pole the air is colder than that at latitudes about 60 degree. Just करें जो 60 डिग्री पे इसके 60 डिग्री के झुकाव पर जो क्षेत्र हैं वहां से जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो पोल्स पे जो हवाएं होंगी चलने वाली, सॉरी, यानी ध्रुवों से आने वाली जो हवाएं होंगी वो ज्यादा ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो 6 मंथ्स ये सनरेज को गेन ही नहीं, रिसीव ही नहीं कर पाती और 6 मंथ्स रिसीव करती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो करें जो कहाँ थे हम लोग, इस पॉइंट पे थे। At the poles the air is colder than that latitudes above 60 degrees. The warm air at these latitudes rises up and the cold wind from the polar regions rushes in. बेटा यहाँ से करें, the warm air at these latitudes rises up and the cold air from the polar regions rushes in. करें इस झुकाव पे जो 60 डिग्री के झुकाव पे जो भी क्षेत्र होते हैं वहां पे जो गर्म हवाएं होती है, क्योंकि अपेक्षाकृत पोल्स पे कोल्ड एयर होता है, ठीक है, तो वहां से क्या होती है, जब यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो ध्रुवों से ठंडी हवाएं इस स्थान को कवर करने के लिए चलती हैं। The warm air at these latitude rises up and the cold wind from the polar region rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in figure 8.8. यहाँ से कहने का मतलब ये है बेटा, देखो किस तरह से पोल्स पे जो इक्वेटर से 30 डिग्री के एल्टीट्यूड पे होती है, यानी यहाँ से झुकाव पे, ठीक है, पहले यहाँ होती है ये जो हवाएं होती हैं अपेक्षाकृत यहाँ की अपेक्षा इक्वेटर की अपेक्षा ठंडी होती है, ठीक है, इक्वेटर पे जो लाइंस हवाएं होती हैं उनकी अपेक्षा ठंडी होती है, तो यहाँ से गर्म हवाएं निकलती हैं जब, तो इस स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ से जो 60 डिग्री और 30 डिग्री के अल्टीट्यूड पे जो रीजन है यहाँ से ये गर्म हवाएं या ये ठंडी हवाएं इसकी अपेक्षा जो ठंडी हवाएं होती है इसकी तरफ रस करती हैं, यानी इसकी तरफ बढ़ती है, ठीक है, इस क्षेत्र की तरफ इक्वेटर की तरफ। बट हम ये भी जानते हैं पोल्स पे इससे भी ठंडी हवाएं, पोल्स पे सबसे ज्यादा ठंडी हवाएं होती हैं, तो पोल्स क्या होती हैं, पोल्स की तरफ से फिर ये हवाएं जो ठंडी हवाएं होती हैं इस एल्टीट्यूड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, इस 30 और 60 डिग्री एल्टीट्यूड की तरफ मूव करती है टू कवर और टू fill up this place, okay? Yes, sir. To take its place. और इस तरह से एक इन्होंने बताया, in this way wind circulation is set up to from the poles to the warmer latitude as shown in figure. एक wind circulation यानी कि लगातार हवाएं, ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं चलती रहती हैं, यहाँ से गर्म हवाएं उठती हैं तो इसको ठंडी हवाएं यहाँ कवर कर लेती हैं, सेम एज यहाँ से गर्म हवाएं तो आती हैं तो ये ठंडी हवाएं, ऐसे यहाँ पे भी ये प्रोसेस इक्वेटर से जस्ट डाउन साइड भी बात करते हैं टू द साउथ पोल, ठीक है, उसकी तरफ भी वही प्रोसेस होता है। यस बेटा, the wind flow pattern because of uneven heating on the earth, और इस तरह से uneven heating के कारण wind flow करती रहती है ना, uneven heating के कारण क्या होती है, wind flow होती है, पैटर्न बन जाता है।
अगर ये अनविन ओके इसमें करें द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब इसमें पहले भी कुछ जानना चाह रही है या कुछ कंफ्यूज लग रही है मुझे अभी तो। आई वंडर I wonder why the winds shown in the figure are not in the exact north-south direction. देखिए ये थोड़ा सा भी कंफ्यूज है इस चीज को लेकर कि ये जो डायरेक्शन शो किया गया है इन हवाओं का ये एग्जैक्टली नॉर्थ टू साउथ क्यों नहीं शो किया गया या साउथ टू नॉर्थ क्यों नहीं शो किया गया। बेटा ऐसा नहीं होता, ये सर्कुलेशन फॉर्म में होती है। देखिए सर्कुलेट होती है यानी इस तरह से एक वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है हवाएं। जैसे यहाँ इक्वेटर पे दिखाया गया है, सॉरी जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, डायरेक्ट हवाएं ऐसा नहीं कि उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ हवाएं चलती हैं, ये सर्कुलेट होके फ्लो करती रहती है ना। यानी आपको जैसा कि फिगर में दिखाया इस तरह से, क्योंकि आपका जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो भी एक सर्कल का फॉर्म होता है, तो यहाँ पे भी हवाएं होती हैं, वो भी सर्कुलेशन होती है, मतलब सर्कुलेट होती है यानी घूमती हुई चलती है। ठीक है, यस सर। The winds should have flown in the north-south direction from north to south or from south to north. A change in direction is, however, caused by the rotation of the earth. देखिए ये कह रहे हैं जो हवाएं चलती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगी या दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं, ये डिपेंड करता है, ये चलती रहती हैं और डिपेंड करता है काज बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चक्रण के कारण। ठीक है, घूर्णन के कारण, मतलब ये हवाएं ही कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं। ठीक है, यस सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो बात हुई अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, यानी आप देख सकते हैं किस तरह से इक्वेटर और पोल्स पे जो टेम्परेचर्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, इसकी वजह से जो हवाएं हैं वो फ्लो करती हैं। ठीक है, एयर ब्लो करता है वहां से। और इस बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट नंबर बी की, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इन्होंने You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4. Yes, आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। चलिए इसको इन डिटेल और समझते हैं। In summer near the equator the land warms up faster and moves. Most of the time the temperature of the land is higher than that of the water in the oceans. सही है। गर्मियों में क्या होता है, जो इक्वेटर्स के समीप के जो लैंड्स होते हैं, थल होती है, भूमि की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास के जो थल यानी भूमि होती है वो क्या होती है, वार्म्स अप फास्टर, गर्मियों में तेजी से गर्म होती है और गर्मी ये बनी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशियंस, और ज्यादातर समय गर्मियों में जो भूमि का ताप होता है वो उस जल के ताप से अधिक होता है जो महासागरों के। ओके, चलिए पॉइंट पे आते हैं। uneven heating of land and water, sorry, yes, uneven heating of land and water. You have read about the sea breeze and land breeze in chapter 4. In summer near the equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans. गर्मियों में ज्यादातर जो
भूमि का ताप होता है वो उस जल की ताप की अपेक्षा अधिक होता है जो महासागरों के होते हैं, यानी महासागरों के जल के ताप की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि तेजी से गर्म होते हैं और लंबे समय तक गर्म बने रहते हैं। गर्मियों में बिकॉज ये सनलाइट को, सनरेज को डायरेक्ट रिसीव कर रहे होते हैं, उसकी वजह से इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। जो भूमि के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं? गेट्स हीटेड एंड राइजेस, गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं। दिस काज द विंड फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड द लैंड। और इस कंडीशन में क्या होती है, जो हवाएं होती हैं, समुद्री हवाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? लैंड की तरफ ट्रेवल करती हैं क्योंकि उस समय वो अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं और यहाँ से ये राइज करके ऊपर निकल लेती हैं, गर्म हवाएं होती हैं भूमि की, तो यहाँ से इस स्पेस को कवर करने के लिए, यानी इस स्थान को घेरने के लिए, ठीक है, ठंडी हवाएं ओशियन से चलती हैं इसकी तरफ, भूमि की तरफ। दीज आर मानसून विंड्स, और इसी को बोलते हैं मानसून विंड्स, यानी मानसूनी हवाएं, ठीक है। Yes, sir. इन्होंने बताया द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम व्हिच मींस सीजन। ये मानसून वर्ड जो आया है ये अरबिक वर्ड है, एक प्रकार का अरबी भाषा का शब्द है मौसम, उससे लिया गया है मानसून, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द मौसम है, उसी से ये लिया गया वर्ड है मानसून, which means सीजन, जिसका मतलब ही सीजन होता है, जिसे आप लोग भी, हम भी मौसम के ही द्वारा जानते हैं, ठीक है। ऋतुएं, Yes, sir. ऋतुएं अलग हो गई वो, चलिए ठीक है। इन विंटर, जबकि ठंडियों में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियंस। ठंडियों में अपेक्षाकृत जो भूमि का ताप होता है वो कम होता है, किसकी अपेक्षा? उस सागरों के जल की अपेक्षा। तो जस्ट अपोजिट होता है, रिवर्स होता है बात। यहाँ पे हवाएं भूमि से सागरों की ओर चलती है। ठंडियों में क्या होती हैं? हवाएं जो होती है, ठंडी हवाएं, वो भूमि से सागरों की ओर चलती है ना। In winter, Yes, the sir. direction of wind flow gets reversed. It flows from the land to the ocean. यानी थल से जल की ओर प्रवाह करती है, ठीक है। Yes, sir. यस, पूजो भी आ गए, कुछ जानना चाह रहे हैं, इनकी भी जिज्ञासा को देख लेते हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो दैट, देखिए ये लोग बड़े ही उत्सुक रहते हैं, दे आर कीन टू नो व्हाट हैपेंड देयर। I want to know that, I want to know what these winds do for us. अच्छा जी, बुझो ये जानना चाह रहे हैं कि ये हवाएं हमारे लिए क्या करती हैं। तो हवाएं हमारे लिए बहुत कुछ मानसून लेकर आती हैं, जिससे बारिश होती है ना। यानी अगर ये मानसून ना आए तो बारिश होगी नहीं ना, और बारिश होने के कारण सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, बिना बारिश के, क्योंकि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है और प्लांट बारिश पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जो पौधे हैं वो बारिश पे डिपेंड होते हैं, हम लोग किस पे डिपेंड है? मोस्टली या परफेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है। नाउ द विंड्स फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। देखिए इन्होंने कहा जो हवाएं सागरों से चलती हैं भूमि की ओर गर्मियों में, वो अपने साथ जल लेकर आती हैं, यानी वाटर वेपर लेकर कंटेन किए रहते हैं, और वो लेकर उसको साथ चलती हैं, एंड ब्रिंग रैन, और वही कंडेंस होकर, ठीक है, रैन के फॉर्म में, मतलब बारिश के रूप में दिखाई देती हैं, लाती हैं हमारे। कहने का मतलब जो हवाएं सागरों से चलती हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं? बारिश लाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और ये एक प्रकार का जल चक्र का एक भाग है ना, एक पार्ट है जल चक्र। बताती है नेक्स्ट पॉइंट की, द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। सही है, वही बात इन्होंने बताया, जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो अपने साथ पानी लाती हैं और बरसती हैं। ऐसे क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में बारिश कराती है ना, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में, तमाम जैसे क्षेत्रों में बारिश कराती है।
क्लाउड्स ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जो बादल होते हैं वो हमारे लिए क्या लाते हैं? जब हम बादल देखते हैं गर्मियों के दिनों में तो हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज बारिश होने वाली है ना। क्लाउड्स ब्रिंग रैन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। यानी कि हमारे देश में जो किसान हैं वो करें मुख्यतया अपनी खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर होते हैं। सही है ना? बारिश ना हो तो हमारे यहाँ की फसलें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं, सूखा पड़ जाता है यानी ड्राई, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, वो मतलब मेनली हमारे यहाँ का जो हार्वेस्टिंग है डिपेंडेंट ऑन रेन। ठीक है, देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। बादल और बारिश के साथ बहुत सारे लोकगीत जुड़े हुए हैं, है ना? गांव में गाया जाता था पहले, अभी भी लोग गाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो लोग पहले लोकगीत गाते थे। ठीक है, गांव में ऐसा होता था कि यानी बादल को और बारिश को देखकर बहुत खुश होते थे उस समय कि अभी बारिश होने वाली है, तो लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीकों से गाना गाकर या उस खुशी को जाहिर करते थे। ठीक है, इफ यू नो करें, इफ यू नो सॉरी सिंग और सॉरी कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इफ यू नो सच अ सॉन्ग। बेटा कह रहे हैं अगर आप भी इस प्रकार के किसी गाने को जानते हैं, लोकगीत को जानते हैं, तो आप भी गाइए और एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। इफ यू नो, हियर इज वन फॉर यू। एक आपके लिए दिया गया है, वो क्या है देखते हैं। कह रहे हैं रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस व्हाट मानसून्स हियर। यहाँ पे इसको हिंदी वर्जन इसका मेरे पास है, मैं चलिए बता दे रहा हूँ एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। वैसे तो हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो थोड़ा वो लोकगीत की तरह नहीं, ऐसा हिंदी मीनिंग निकालने पर हमें ऐसा ही एज अ सेंटेंस हम देख समझ में आएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीन क्या है यहाँ पे हमारे पास इसका हिंदी वर्जन है, चलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं उमड़ घुमड़ कर आए बादल, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है आसमान में छाए बादल। मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल। हाँ, सागर से है बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग था। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल। सही है ना? जब बादल आते हैं तो उमड़ घुमड़ कर ही तो आते हैं, कभी यहाँ कभी वहां देखते हैं वहां से आ रही है बादल, और आसमान में छाए बादल यानी मानसून में आते बादल। और जब मानसून आती है यानी हवाएं आती है उस तरह के, तो बादल भी साथ में लेकर आती है, बूंदों को बरसाते बादल। और फिर क्या होती है? बारिश होती है, बूंदों को बरसाते बादल। नेक्स्ट आफ्टर कह रहे हैं बिजली को चमकाते बादल, और जब बादल आती है तो बिजली भी कड़कती है ना। ये क्या होता है? लाइटनिंग होती है ना। खेतों को लहराते बादल, और बारिश होती है तो खेत उसमें हवाओं के साथ लहराते हैं बारिश के साथ। सागर से ये बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। और आप जानते हो ये बादल जो वाटर फॉर्म्स होते हैं, यानी कि एक क्लाउड फॉर्म होता है, ये किससे? वाटर वेपर जो रेज करते हैं यहाँ सागरों से, है ना। यानी ऐसे जलवाष्प ओशियन से उठते हैं और जाकर कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं? क्लाउड बनाते हैं, यानी बादल बना लेते हैं। और फिर जब बारिश की बूंदों के साथ ये पृथ्वी पर बरसते हैं भूमि पर, तो ये बहकर फिर उसी सागर में चले जाते हैं। तो इन्होंने भी कहा सागर से बनते हैं बादल, सागर में मिल जाते बादल। ठीक है, तो बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को? हाँ, यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. सही है, बारिश आती है तो अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आती है। अच्छी बात है कि हमारे खेती के लिए और मौसम के लिए बहुत अच्छा होता है बारिश, लेकिन कुछ समस्याएं भी लेकर अपने साथ आती है। वो क्या होते हैं? कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स?
ठीक है, आप क्या बता सकते हैं? देखिए बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाता है, फ्लड कंडीशंस हो जाती हैं, और इस कंडीशंस में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यस ऐसा होता है सर। कि नहीं होता, Yes, बाढ़ आ sir. जाती है और उस यस कंडीशंस में सर। बहुत ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, ये तमाम तरीके से भी नुकसान होते हैं। ठीक है, हरास करती है बहुत तरीके Yes, से। sir. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स? और बहुत सारी दिक्कतें होती है, कीचड़ हो जाता है जगह जगह, लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, और क्या होती है, और भी कुछ समस्याएं होती होंगी, कुछ बताएंगे आप लोग? चलिए ठीक है, हम ही बताते हैं, आप लोग नहीं बोलेंगे। Can you list some of the problems? You can discuss the causes and solution of the problem with your teachers and parents. आप अपने ऐसे समस्याओं को अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, और उसका सोल्यूशन भी, यदि उसके समाधान के बारे में पूछ सकते हैं, क्या किया जाए इससे समस्याओं से निपटने के लिए। In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disasters and pose threat to humans, animals and plant life. करें हमारी प्रकृति में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कभी कभार मानवों के लिए, और मानव या किसी भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइफ के लिए क्या होती है, एक डिजास्टर होती है, विपत्ति का रूप होती है। कैसे? थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, यानी चाहे मानव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पौधों हो, सबके लिए एक विपत्ति के रूप में कभी कभी ये जो हमारे लिए मस्ट होता है, यानी बारिश या ये भी कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो मस्ट हैं, वो कभी कभी हमारे लिए विपत्ति का कारण भी बन जाती हैं। ठीक है, Yes, sir. डिजास्टर का रूप ले लेती है। चलिए देखते हैं, डिजास्टर में आपदा होती है ना। यस सर। आपका Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, नेक्स्ट डे मीट करते हैं, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, इसके फर्दर जो भी पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस किया जाएगा, और आप लोग इसको रिवाइज कर लेना, बातें समझ में आई होंगी। ओके, Yes, sir. ठीक है, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। Sir, goodbye. Goodbye, sir. बेटा